आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे। हम लोग ये देखे थे कि यदि कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट में डालते थे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा कम होता है। अब ये देखते हैं कि अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में डालते हैं तो इसके बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये हम लोग कि बॉइलिंग पॉइंट कहते किसको है। बॉइलिंग पॉइंट को अगर डिफाइन करो तो सीधा ये कह सकते हैं कि मान लो हम लिक्विड को अगर एनर्जी देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पर टेम्परेचर हमारा जब कांस्टेंट हो जाएगा तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर को हम लोग नाम देते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कहते हैं। या रफली हम लोग ये कह सकते हो कि जिस तापक्रम पर कोई भी लिक्विड गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लेकिन ये परिभाषा केमिकली या रासायनिक दृष्टि से सही नहीं होता। तो अगर हम लोग रासायनिक दृष्टि से बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करना चाहें तो जैसे मान लो ये सपोज करो ये हमारा कोई सॉल्वेंट है। अब इस सॉल्वेंट को अगर हम लोग गर्म करना प्रारंभ करते हैं, मान लीजिए सॉल्वेंट के रूप में ये हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट हमारा मान लो जल है। अब हम इसको अगर गर्म करना प्रारंभ करते हैं तो जब तापक्रम हमारा कम रहता है तो इस सॉल्वेंट या जल से गैसीय मॉलिक्यूल बाहर की तरफ नहीं निकलेंगे। अगर कंटेनर का मुंह खुला है तो इस पर प्रेशर कितना वर्क करेगा, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर प्रेशर वर्क करेगा। अब ताप एनर्जी देते गए, टेम्परेचर बढ़ता गया, एक समय ऐसा आएगा जब इस लिक्विड से गैसीय मॉलिक्यूल क्या होंगे, ये बाहर निकलकर सराउंडिंग में मिलने लगेंगे और वहां पर टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इस सिस्टम की इतनी क्षमता नहीं है कि ये सराउंडिंग के प्रेशर को बढ़ा सके। तो अधिक से अधिक क्या हो सकता है कि इस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का मान क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। कभी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बड़ा नहीं हो सकता। तो इस बॉइलिंग पॉइंट को हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि वह तापक्रम जिस पर किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसको नाम देते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो ये कह सकते हो कि दैट टेम्परेचर, ये कह सकते हैं कि दैट टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट becomes equal to atmospheric pressure और इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। और ये कहेंगे सच टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ये जानते हो कि जल जो होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री से या 373 केल्विन। तो ये कहते हैं, ये पाया जाता है कि वेपर प्रेशर ऑफ H2O एट 100 डिग्री सी और 373 केल्विन इज कितना होगा, 1.013 बार या फिर ये क्या होगा, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा। अब कोई भी सॉल्वेंट हो इसके बॉइलिंग पॉइंट पर इसका वेपर प्रेशर का मान हमेशा कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर 1 वायुमंडल के बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को डिफाइन कर सकते हैं। अब ये पाया गया कि अगर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या हो जाता है, अधिक होता है। तो ये पाया गया कि इफ नॉन वोलेटाइल
solute dissolves in solvent, then क्या ऑब्जर्व हुआ? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये क्या हो जाएगा? ये अधिक हो जाएगा किससे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट के अपेक्षा। इसको हम लोग एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। याद कीजिए, हम लोग जहां पर वेपर प्रेशर पढ़े थे तो वेपर प्रेशर को प्रभावित करने वाले फैक्टर में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट भी आता था और ये कहे थे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेपर प्रेशर के। यानी अगर वेपर प्रेशर का मान अधिक होगा ये क्या होंगे? इसके बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। तो इस तरह से अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता था? कम होता था। तो जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा? सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक होगा। और इसमें जो अंतर आता है इसको नाम देते हैं क्या हम लोग? इसी को नाम देते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितने के बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसमें से हम लोग घटा देंगे किसको? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को घटा देंगे। और जितना बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होगा इसी को नाम देते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके लिए हम लोग नियम ज्ञात करते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या कि किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं। तो जब इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाओगे तो बट नेचुरल है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? ये अधिक होगा। तो ये मान लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ये मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया? T1 हो गया। अब मान लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 1 ये मान लीजिए ये हो गया हमारा T2 और ये हो जाए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 2 ये मान लो ये हो गया T3। अब जो सॉल्यूशन 1 और 2 हम इंडिकेट कर रहे हैं ये किस चीज को इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करेगा कि सॉल्यूशन 1 में कंसंट्रेशन अलग होंगे और सॉल्यूशन 2 में कंसंट्रेशन अलग होंगे। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन 1, ये हो गया सॉल्यूशन 2। तो अब हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 1 कितने के बराबर हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ये होगा T2 माइनस T1। इसको हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं किससे? डेल TB1 से इंडिकेट कर रहे हैं। और दूसरा ये हो जाएगा कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 2। तो सॉल्यूशन 2 का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? T3। ये बराबर होगा T3 माइनस T1। इसको इंडिकेट करो डेल TB2 से इंडिकेट करते हैं। अब हम लोग अलग अलग एक्सिस पर, एक एक्सिस पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन लेते हैं और दूसरे एक्सिस पर ये हम लोग लेते हैं क्या? वेपर प्रेशर को लेते हैं। मान लो इस एक्सिस पर हमने लिया वेपर प्रेशर और इस एक्सिस पर हमने लिया क्या? बॉइलिंग पॉइंट लिया। अब वेपर प्रेशर वर्सेस बॉइलिंग पॉइंट या ये कहो कि वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, इस एक्सिस पर चलो हम ले लेते हैं टेम्परेचर। इसका ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। तो ये ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। ये हो गया 1,
ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3। अब देखिए ये ग्राफ है किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन 1 और ये हो जाएगा सॉल्यूशन 2। अब ये देखो किसी भी पदार्थ का 3 अवस्था होता है, एक होता है सॉलिड स्टेट, दूसरा होगा लिक्विड स्टेट और तीसरा होगा गैसीय स्टेट। अभी हमने ये कहा कि बॉइलिंग पॉइंट पर किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का मान एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है और सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर क्या होते हैं, ये काफी कम होते हैं, इसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। तो वेपर प्रेशर में टेम्परेचर के अगेंस्ट वेरिएशन किस अवस्था में होता है, सिर्फ लिक्विड के अवस्था में होता है। तो ये जो ग्राफ या ये कहो वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यह सिर्फ लिक्विड स्टेट को क्या करता है, ये इंडिकेट करता है। इस पॉइंट पर कन्वर्सन क्या होगा, सॉलिड का कन्वर्सन लिक्विड में होगा और इस पॉइंट पर लिक्विड का कन्वर्सन किस में होगा, गैस में होगा। तो अगर इस पॉइंट से रिलेशन लेते हैं तो ये क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट का रिलेशन होता है और ये क्या होगा, इस पॉइंट पर अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो ये क्या होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन होगा। अब देखो सॉल्वेंट से अब हम यहां से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो जब एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये किस चीज को इंडिकेट करेगा, देखो ये था बॉइलिंग पॉइंट और ये पॉइंट हमारा था क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। ये इंडिकेट करेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को। ये हो गया हमारा क्या, T1। यहां से जो होगा अगर एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालो तो ये देगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ये सॉल्यूशन 1, इसको हमने माना है T2 और ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 2, इसको हमने माना है क्या, C3। अब मान लीजिए यहां से अगर y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम P0 से इंडिकेट करेंगे। यहां से अगर ग्राफ प्लॉट करते हो तो ये होगा PS1 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1 और यहां से अगर हम ग्राफ y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालें तो ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 2। अब मान लीजिए हम ये करते हैं कि इसको मिला देते हैं, ये हो गया आपका A, B, C और ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा क्या, E। अब देखो ये ग्राफ हमने प्लॉट किया, ये सारे लाइन ये क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इसमें क्या होता है कि देयर आर 2 ट्रायंगल, इसमें 2 ट्रायंगल होंगे, एक ट्रायंगल होगा CAE और दूसरा होगा BAD। यहां 2 ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल CAE एंड ट्रायंगल BAD और ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे ये समरूप होते हैं। ये जब समरूप होंगे तो इनके साइड का रेशियो भी क्या होगा, ये क्या होगा, सेम होगा। तो ये रेशियो लेते हैं AB बाई AC, AB बाई AC, ये बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा AD बटा DE के बराबर होगा। अब देखो AB कितने के बराबर हो गया, T2 माइनस T1, तो AB के जगह रख दो, ये हो गया T2 माइनस T1। अब देखिए फिर क्या था, AC ये हो गया T3 माइनस T1, ये हो गया T3 माइनस T1। AD देखो कितने के बराबर हो गया, P0 माइनस PS1, P0 माइनस PS1 और DE हो गया हमारा P0 माइनस PS2, ये होगा P0 माइनस PS2 के बराबर हो जाएगा। ये देखिए ये कितने के बराबर था, T2 माइनस T1, ये बराबर था किसके, डेल TB1 और ये बराबर था डेल TB2 के बराबर था।
अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया, ये सॉल्वेंट का हो गया, तो ये होता है, इसको नाम देते हैं क्या, ये देते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम इंडिकेट करते हैं किससे, ये इंडिकेट करते हैं किससे, डेल P1 से इंडिकेट करते हैं, और ये हो गया डेल P2 से हम इसको इंडिकेट करते हैं। अब देखिए ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसलिए डेल TB1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डेल P1 के, और देखो डेल TB2 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डेल P2 के बराबर हो जाएगा। ये होता है हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और ये होता है हमारा क्या, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इससे हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये कह सकते हो कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी डेल TB प्रोपोर्शनेट टू क्या हो गया, डेल P, और इसको निकाल इंडिकेट कर सकते हो P0 माइनस PS। यही होता है हमारा क्या, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसका हेडिंग था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से हमने ये ज्ञात किया था, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देखिए इसमें हमने दो चीज ज्ञात किया था, एक था P0 माइनस PS अपॉन P0, ये बराबर होता था किसके, x2 के, जहां x2 इंडिकेट करता था किसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये इंडिकेट करता था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को इंडिकेट करता था। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर थे, तो ये सूत्र तभी एप्लीकेबल होता था जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन काफी कम होता था। तो जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन काफी कम होता था तो सॉल्वेंट के मोल के सापेक्ष सॉल्यूट के मोल काफी कम होने के कारण इसको हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते थे, और तब जाकर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोग ज्ञात करते थे, और ये आया था, याद करो, P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर ये था W1 बाई M1 इंटू M2 बाई W2। यहां W1 इंडिकेट करता था वेट ऑफ सॉल्यूट को, M1 इंडिकेट करता था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को, M2 इंडिकेट करता था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट को, और W2 इंडिकेट करता था किसको, वेट ऑफ सॉल्वेंट को इंडिकेट करता था। अब पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह से हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इससे क्या करते थे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट भी हम लोग ज्ञात किए थे। तो यह सूत्र था, याद करो, P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू W1 बाई M1 इंटू M2 बाई W2। यहां W1 क्या था, ये W1 याद करो, वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया आपका वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक। M1 ये इंडिकेट करता था क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। M2 ये देता था मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और W2 ये देता था वेट ऑफ सॉल्वेंट को इंडिकेट करता था। अब हम ये कर रहे हैं, इसको इस तरह से लिख लो, P0 बाई PS
इक्वल टू W1/m1 इंटू M2/W2 इंटू P0। ठीक, यह P0 इंडिकेट करता था किसको? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को इंडिकेट करता था, और M2 इंडिकेट करता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट को। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो ये हमेशा क्या होगा? वैल्यू ऑफ P0 एंड M2 इज कांस्टेंट, क्योंकि देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? ये हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा, और पार्टिकुलर टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट भी जो होंगे ये फिक्स होंगे। तो ये हो जाएगा आपका P0 माइनस PS बराबर ये हो जाएगा आपका W1/m1, या ये कर लो सीधा प्रोपोर्शनेट कर दो, कांस्टेंट को हटा रहे हैं, 1/W2, ये होगा 1/W2, और ये बराबर होता था किसके? डेल P के, और डेल P प्रोपोर्शनेट टू, ये क्या होता है? डेल P प्रोपोर्शनेट टू ये होता था डेल TB, और इसलिए डेल TB प्रोपोर्शनेट टू W1/m1 इंटू 1/W2। अब ये करते हैं कि कांस्टेंट को हटाते हैं तो क्या करते हैं? प्रोपोर्शनेट को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया K इंटू W1/m1 इंटू 1/W2, जहाँ K हमारा कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को नाम देते हो क्या? ये नाम देते हो एलिवेशन कांस्टेंट, इसको हम नाम देते हैं क्या? एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। अब देखो W1 हमारा क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट, M1 हमारा क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो अगर W1/m1 ये बराबर हो जाए किसके? 1 के, तो 1 क्या होगा? ग्राम मॉलिक्यूल हो सकता है, और या फिर ये हो सकता है क्या? मोल। और W2 ये बराबर अगर हम लोग ले लें 1000 ग्राम, तो ये होगा डेल TB बराबर K/1000। डेल TB बराबर हो जाएगा कितना? K/1000। तो देखो K भी हमारा कांस्टेंट है, 1000 हमारा कांस्टेंट है, तो K/1000 ये एक अनदर कांस्टेंट होगा जिसको इंडिकेट करते हो किससे? KB से इंडिकेट करते हैं, और KB कहलाता है क्या? ये कहलाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, और इसको नाम देंगे क्या? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहेंगे इसको। देखो इसको नाम मान ले रहे हैं इक्वेशन 1। अब देखिए यहां से ये भी हो जाएगा K इक्वल टू KB इंटू 1000 के। अब K का मान रख दो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 में K का मान रख दो, तो K का मान रख दोगे तो ये होगा डेल TB बराबर ये हो गया KB इंटू W1/m1 इंटू 1000/W2। ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। अगर हम M1 को इधर ले आए तो ये होगा M1। देखो M1 किस चीज को इंडिकेट करता था? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को। तो ये हो जाएगा आपका KB इंटू W1/डेल TB इंटू 1000/W2। और इस सूत्र से हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट भी क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट भी हम लोग क्या करेंगे? ये ज्ञात कर लेंगे। अब देखो एक टर्म होता है जिसको नाम देते हैं क्या? मोलालिटी।
मोलालिटी कहते हैं कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट का कितना मोल घुला है, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, उसकी मोलालिटी कहते हैं। अब देखो W1 हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट, यहां देखो M1 हो गया क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया 1000 किलोग्राम। W2 हो गया हमारा क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये बराबर हो जाता है किसके, मोलालिटी के। तो मोलालिटी बराबर होता है W1 बाई M1 इंटू 1000 बाई W2, और ये हो जाएगा कि डेल TB इक्वल टू KB इंटू M। यानी मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन को अगर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा कितने के बराबर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बराबर हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट काउंट कर सकते हैं और साथ साथ क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि केबी जो होते हैं, ये हमारा केबी क्या था, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट था, और ये इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट की विशेषता होती है, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केबी का मान क्या होता है, ये अलग अलग होता है। और इसका यूनिट होता है क्या, ये होता है के, किलोग्राम मोल इनवर्स, इसका नाम होता है के किलोग्राम मोल इनवर्स। अब यहां देखो हमने वेट ऑफ सॉल्वेंट को माना है कितना, 1000 ग्राम। अगर मान लीजिए वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा क्या हो, 100 ग्राम हो, तो उस समय ये केबी किस चीज को इंडिकेट करेगा, ये हमारा एलिवेशन, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट नहीं बल्कि मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट कहलाता है। ये याद रखिएगा। इफ W2 इक्वल टू 100 ग्राम देन क्या हो जाएगा, केबी कहलाएगा क्या, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट कहलाएंगे। और जब W2 का मान 1000 होगा तब ये कहलाएगा क्या, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहलाएगा। इस चीज को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर और उस स्थिति में अगर मॉलिक्यूलर वेट अगर काउंट करोगे तो ये हो जाएगा M1 बराबर KB इंटू W1 इंटू 1000 बटा TB डेल TB इंटू W2, और ये इस समय क्या हो जाएगा, अगर 100 होगा तो ये कहलाएगा आपका मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट कहलाएगा। अब यही दोनों में अंतर होता है कि अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 लोगे तो कांस्टेंट हमारा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहलाएगा, और अगर W2 का मान 100 लोगे तो ये कहलाएगा क्या, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट कहलाएगा। अब इसके बाद पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है इसका मान किस तरह से ज्ञात करते हैं। चूंकि मोलल एलिवेशन ऑफ कांस्टेंट ये सॉल्वेंट का कैरेक्टर होता था और इसका मान सॉल्वेंट के वैल्यू पर निर्भर करता था। तो अब ये देखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट फ्रॉम इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, यानी इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन से मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का मान किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो देखो ये होता है KB, ये होता था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये होता है R इंटू
TB का स्क्वायर अपॉन LV इंटू 1000। अब ये हमारा लेटेंट हीट LV इंडिकेट करता है किसको, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को। तो ये हो जाता है LV, ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है डेल H वेपोराइजेशन अपॉन 1000, ये अपॉन M1 यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होता है। तो LV का मान अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये होगा KB बराबर ये होगा M1 इंटू R TB स्क्वायर अपॉन डेल H वेपोराइजेशन इंटू 1000, ये होगा 1000 इंटू डेल H वेपोराइजेशन। अब ये देखिए इसमें जो टर्म है ये किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, तो देखो M1 ये इंडिकेट कर रहा है किसको, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट को इंडिकेट करता है, ये बताएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट को इंडिकेट करेगा। R ये बताता है मोलर गैस कांस्टेंट को बताएगा, ये बताएगा मोलर गैस कांस्टेंट को बताएगा। अब ये देखो TB बताता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये बताएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को बतलाएगा। LV ये बताता है किसको, ये बताता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम सॉल्वेंट को बताएगा। और एक हो जाएगा क्या, डेल H वेपोराइजेशन, ये बताएगा इंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन को बताएगा, ये बताएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये इंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन को बताएगा। तो अगर ये वैल्यू ज्ञात हो तो हम आसानी से KB या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल मेथड से किस तरह से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात करते हैं, तो इसको ये हेडिंग कर लेते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी किस तरह से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मेजर करते हैं। तो देखो अगर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अगर हम मेजर कर लें तो बट नेचुरल है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और इस प्रोसेस का नाम होता है लैंडबर्जर एंड वाकर मेथड, लैंडबर्जर एंड वाकर मेथड, ये हमारा क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो देखो इस प्रोसेस में ये बहुत आसान और इजी प्रोसेस होता है। देखिए इसमें एक ट्यूब होता है, इसमें ट्यूब में एक L शेप्ड नली रहती है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ये क्या कहोगे कि बॉइलिंग सॉल्वेंट वेपर क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। अब देखो इसी के बगल से एक थर्मामीटर भी क्या होता है, ये जुड़ा होता है। साथ में जो होगा एक थर्मामीटर भी क्या होता है, इसमें लगा होता है। और ये दोनों के दोनों एक नली से या एक नली में क्या होते हैं, ये स्थित होते हैं। ये जो होंगे और इसमें भरा होता है आपका क्या, सॉल्वेंट भरा होता है, इसमें भरा होगा क्या, सॉल्वेंट। और इसमें एक पोर्स होते हैं छोटे जो होंगे, ये क्या होंगे, ये छिद्र होते हैं।
अब ये पूरा एपैरेटस एक ग्लास ट्यूब में डला रहता है। ये पूरा एपैरेटस जो होगा एक ग्लास ट्यूब में डला होगा इस तरह से, और इसमें क्या करते हैं, इससे एयर क्या होता है, ये निकलता है और ये कंडेंस होगा। ये फिगर होता है किसका, लैंड बर्जर एंड वाकर मेथड का। अब इसमें जो सॉल्वेंट है ये क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ये ले लेते हैं नोन वेट ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, नोन वेट ऑफ सॉल्वेंट लेंगे और इससे बॉइलिंग सॉल्वेंट वेपर का प्रवाहित करते हैं। तो जब इससे सॉल्वेंट के वेपर को हम प्रवाहित करेंगे, ये जो होंगे ये सॉल्वेंट का वेपर अगर हम प्रवाहित करेंगे तो ये क्या होगा, वेपर क्या होगा, इसको गर्म करेगा और धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ना, सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ना क्या होगा, प्रारंभ हो जाएगा। तो जब इस सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा जब इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा और उस टेम्परेचर को हम क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो उस टेम्परेचर को अगर रिकॉर्ड करते हैं तो ये बताता है किसको, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को बतलाता है। अब फिर सॉल्वेंट के वेपर को डालना बंद कर देते हैं, इसमें अब नॉन वेट ऑफ सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं और फिर यही प्रोसेस क्या होता है, पुनः एप्लीकेबल करते हैं और तब तक इसमें वेपर प्रवाहित करते हैं कि जब तक ये खौलने नहीं लगे या इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आ जाए। जब इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है उस टेम्परेचर को भी नोट कर लेते हैं और इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमको प्राप्त हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमको प्राप्त हो जाएगा और साथ साथ प्राप्त हो जाएगा क्या, हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट प्राप्त हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन प्राप्त होने से हम क्या करेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात कर लेंगे और साथ साथ मास ऑफ सॉल्वेंट या फिर ये कहो कि वेट ऑफ सॉल्वेंट और वेट ऑफ सॉल्यूट ज्ञात होगा तो हम इसके सहायता से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यह हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है डिटर्मिनेशन या मेजरमेंट ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब इससे हम लोग एक न्यूमेरिकल के सहायता से देख ले रहे हैं कि इस सूत्र को किस तरह से हम एप्लीकेबल करते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब किस तरह से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से हम लोग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ज्ञात करते हैं, इसको अब एप्लीकेबल करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि 18 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड in 1 kilogram of water, 1 kilogram of water at what temperature, at what temperature will the solution बॉयल। और साथ में ये दे रहा है कि KB ये दे रहा है आपका 0.52 K किलोग्राम मोल इनवर्स। ये होता है at what temperature will the solution boil at, ये क्या होगा 1.013 बार प्रेशर या फिर ये कह सकते हो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब देखिए अगर हमको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ज्ञात करना है या सबसे पहले ये याद करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये देखो ये था KB × W1/M1
इंटू 1000/W2। देखो केवी का मान दिया हुआ है, सीधा दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है आपका 0.52 रख ली। W1 इंडिकेट करता है वेट ऑफ सॉल्यूट को। सॉल्यूट हमारा क्या है, ग्लूकोज, इसका वेट होता है कितना, 18। ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना, 180। कार्बन का होगा 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 1000। W2 हमारा दिया है 1 किलोग्राम, या ये हो गया क्या 1000 ग्राम। इसको सॉल्व करोगे तो डेल TB का मान होगा 0.052। यानी अगर 18 ग्राम ग्लूकोज 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, इतने से इंक्रीज करेगा। तो ये जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री C और 373 केल्विन। ठीक है, अब सॉल्यूट मिलाए तो इतना बढ़ गया, तो ये हो जाएगा आपका क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये हो जाएगा आपका 373.00 प्लस 0.052 केल्विन, और ये होगा 373.052 केल्विन। यानी ये जो सॉल्यूशन था ये इतने केल्विन टेम्परेचर पर क्या होगा, ये बॉयल करेगा। और ये कह सकते हो कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के अपेक्षा 0.052 केल्विन जो होंगे ये क्या होंगे, ये इंक्रीज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरह से हम लोग दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़े। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।